गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया था गैस लॉज यानी कि गैस के नियम। इनमें हमने गैस के दो लॉ, चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा जो थर्ड लॉ है, जो तीसरा नियम है हमारा, वो है प्रेशर टेम्परेचर लॉ यानी कि दाब एवं ताप का नियम। जैसा कि हमको पता है कि हमने सबसे पहले जब बॉयल्स लॉ पढ़ा तो उसमें हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया था, कांस्टेंट यानी कि ताप को स्थिर रखा था। इसके बाद जब हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा उसमें हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया यानी कि दाब को स्थिर कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखेंगे यानी आयतन को स्थिर रखते हुए प्रेशर और टेम्परेचर यानी दाब एवं ताप में क्या संबंध है ये ज्ञात करेंगे। और इस नियम को, गैस के इस लॉ को प्रेशर टेम्परेचर लॉ बोला जाता है। तो देखिए क्या होता है, दिस लॉ कोरिलेट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन्स कि अगर आप किसी गैस के आयतन को स्थिर कर दें और उसकी एक निश्चित मात्रा लें यानी कि डेफिनेट मास लें, मास को भी चेंज ना करें, तो उस कंडीशन में उस गैस का जो प्रेशर है, गैस का जो दाब है, वो उसके ताप के समानुपाती होता है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप अगर इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, यहाँ पर ये हमने एक कंटेनर लिया, इसमें यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है यानी कि गैस के कुछ कण हैं इस कंटेनर के अंदर उपस्थित हैं, ये ऊपर से बंद है। अभी इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का ताप है। आपने यहाँ से इसको धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे ही आप इन्हें हीट करेंगे, इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे, तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ेगा और ये टेम्परेचर बढ़ करके फॉर सपोज हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। तो जब आप हीट करेंगे, जब ऊष्मा देंगे, तो इसके अंदर जो गैस के कण हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो उस ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और जब हमारे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ने पे क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जो हमारे गैस के कण हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो तेज़ी से क्या करेंगे, गति करेंगे, ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे। और जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ हमारे गैस के पार्टिकल्स मूव करेंगे, उतनी ही स्पीड से वो जा करके गैस की, यहाँ पर जो कंटेनर है उसकी जो वॉल है यानी कि जो हमारा बर्तन होगा, उसकी दीवार से जाकर उतनी ही तेज़ी से टकराएंगे। और हमने दाब के बारे में या प्रेशर के बारे में यही पढ़ा है कि जो हमारे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के कण होते हैं, वो बर्तन की दीवार पर जो दबाव डालते हैं, जाकर जब टकराते हैं तो जो दबाव डालते हैं उसे ही हम गैस का दाब यानी कि जो प्रेशर हमारे गैस के पार्टिकल्स किसी भी वेसल की वॉल में डालते हैं जा करके, वही हमारा गैस का प्रेशर होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल तेज़ी से जाकर कोलाइड कर रहे हैं, ज़्यादा स्पीड के साथ जा करके टकरा रहे हैं वॉल से, तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और उसी के अपोजिट अगर आप टेम्परेचर कम कर दीजिए, यहाँ पर टेम्परेचर फॉर सपोज आपने माइनस करके टेम्परेचर यहाँ पर कर दिया 15 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने टेम्परेचर जैसे ही कम किया तो पार्टिकल्स के अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, जो गतिज ऊर्जा है वो कम होगी। और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, स्लोली यानी कि धीमी गति से जा करके, धीमे गति से जा करके आपके वॉल से, यहाँ पर कंटेनर की जो वॉल है, जो दीवार है, उससे धीरे से टकराएंगे। तो उस कंडीशन में प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे पता क्या चल रहा है कि अगर हम वॉल्यूम और मास को कांस्टेंट रखें यानी कि आयतन को और गैस की मात्रा को अगर हम स्थिर कर दें, तो किसी भी गैस का जो दाब होता है, किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है, वो उसके टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अब इसी रिलेशन को अगर हम आगे स्टडी करें मैथमेटिकली, तो हम क्या लिखेंगे, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P जो है वो T के समानुपाती है। अब T यहाँ पर अगर डिवाइड में आ जाएगा तो P और T का जो रेशियो होगा, प्रेशर और टेम्परेचर यानी दाब और ताप का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा, P/T। ये तो प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 की बात हो गई। इसी तरह से प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 के लिए निकालेंगे तो उसका रेशियो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा यानी स्थिर रहेगा। स्थिर रहने का मतलब है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा दाब और ताप के रेशियो में।
इसी तरह से P3 T3, तो हमें जो रिलेशन मिला वो क्या मिला कि P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 इज इक्वल टू P3/T3 एंड सो ऑन। इसी तरह से जितने बार आप प्रेशर जो अलग अलग टेम्परेचर पे निकालोगे तो उसी के हिसाब से आपका प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। इन शॉर्ट समझना ये है कि जब आप किसी गैस का जो वॉल्यूम है और जो मास है यानी कि आयतन और उसके द्रव्यमान को स्थिर कर देते हैं तो गैस का जो दाब होता है, गैस का जो प्रेशर होता है वो उस गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी किसी भी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। और इस लॉ को, इस नियम को कहते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ, यानी कि दाब एवं ताप का नियम। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज एवोगाड्रो लॉ। इसको एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने अब क्या कर दिया, एक बार हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, एक बार हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, एक बार हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने एक साथ टेम्परेचर को भी सेम रखा, प्रेशर को भी सेम रखा और वॉल्यूम भी इक्वल रखी। लेकिन यहाँ पर एवोगाड्रो का जो नियम है वो किसी एक गैस के लिए नहीं होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं एक से ज़्यादा गैसेस के लिए। देखिए कैसे, फॉर सपोज कि हमारे पास दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो हमारी गैसें हैं। तो कहने की कोशिश क्या कर रहा है वो कि एट सेम टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हाइड्रोजन का है उतना ही टेम्परेचर हमने ऑक्सीजन का रखा हुआ है, जितना ताप हाइड्रोजन का उतना ही ताप ऑक्सीजन का है। एंड प्रेशर, दोनों का दाब भी बराबर है, प्रेशर भी दोनों का इक्वल है और दोनों की वॉल्यूम भी क्या ली हुई है, इक्वल ली हुई है। ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर आप दो विभिन्न प्रकार की गैसें लेते हैं, उन गैसों का ताप, दाब एवं आयतन, ये तीनों ही चीज़ें अगर एक समान हैं, बराबर हैं आपस में, तो फिर उन गैसों के जो मोल होंगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि जो अणुओं की संख्या होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। मीन्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपने दोनों की वॉल्यूम फॉर सपोज 1 लीटर ली है, ठीक है, और टेम्परेचर दोनों का आपने रख दिया यहाँ पर 373 केल्विन और इसका भी है 373 केल्विन, प्रेशर दोनों का रख दिया 2 atm और इसका भी प्रेशर रख दिया 2 atm, तो तीनों चीज़ें इक्वल हैं। तो उस कंडीशन में अगर हाइड्रोजन के 5 मॉलिक्यूल्स होंगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे, 5 होंगे, यानी कि हाइड्रोजन के अगर 5 अणु उपस्थित होंगे तो ऑक्सीजन के भी 5 अणु ही उपस्थित होंगे। ये हमारा जो नियम है, ये जो लॉ है वो क्या कहलाता है, एवोगाड्रोस लॉ, यानी कि एवोगाड्रो का नियम। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 3 चीज़ें आपको बताई गई ये क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ अलग है तो फिर यहाँ पर अणुओं की संख्या क्या नहीं होगी, समान नहीं होगी। अब इन लॉज को आपको यूज़ कैसे करना है, इन लॉज को यूज़ इस तरह से करना है, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि दो गैसें वहाँ पर दी गई हैं और उनमें प्रेशर, टेम्परेचर और जो हमारी वॉल्यूम है वो इक्वल है, तो आपको समझ जाना होगा कि इन दोनों का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अणुओं की संख्या होगी वो भी क्या होगी, एक समान होगी। तो इसमें अगर एक गैस के अणुओं की संख्या दी हो तो आप सीधे तौर पर दूसरे गैस के अणुओं की संख्या जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक गैस के अगर मॉलिक्यूल्स के नंबर दिए हुए हैं तो आप सेकंड गैस के मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो एवोगाड्रो लॉ इन शॉर्ट क्या कहता है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समान ताप एवं दाब पर अगर किन्हीं दो विभिन्न गैसों के आयतन समान है तो उनमें उपस्थित अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, या फिर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह आप नंबर ऑफ मोल लेते हैं तो वो भी क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, तो V और n का जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। वॉल्यूम और मोलों की संख्या, यानी कि जो आयतन और जो मोलों की संख्या है उनका रेशियो स्थिर रहेगा। तो उस कंडीशन में कि अगर आपने वॉल्यूम V1 ली तो मोलों की संख्या N1 होगी, वॉल्यूम V2 लेंगे मोलों की संख्या N2 हो जाएगी, लेकिन जो इनका रेशियो रहेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो रिलेशन क्या निकला, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। अब ये 4 चीज़ें हैं, यहाँ पर 4 अलग अलग मात्राएँ हैं यानी क्वांटिटी हैं, तो इनमें से कोई 3 चीज़ें अगर दी हो तो आप तो चौथी चीज़ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो के नियम से हमारे पास दो कन्फ्यूज़न
निकल के आते हैं, यानी कि दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए। सबसे पहला जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो क्या निकला कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज 22.4 लीटर एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर। सामान्य ताप एवं दाब का मतलब क्या होता है कि प्रेशर जो है, दाब होना चाहिए आपका 1 ATM और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो सामान्य ताप माना जाता है। इसको रूम टेम्परेचर भी हम मानते हैं, यानी कमरे का ताप रखा जाता है। जितनी भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही कराई जाती हैं, और उसके बाद अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना होता है तो थर्मोमीटर की हेल्प से मेज़र करके ही टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। तो कह रहे हैं जो हमारा NTP है, जो सामान्य ताप और दाब है, वो कितना है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 ATM। ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है उसमें 22.4 लीटर आयतन, 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है वो प्रेजेंट होती है। और उस गैस के इस 22.4 लीटर वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि गैस का मोलर आयतन कहा जाता है। तो याद रखेंगे, गैस के मोलर आयतन का मतलब क्या होता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा हुआ है, नॉर्मल रखा हुआ है, यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल जो होते हैं उसमें 22.4 लीटर गैस का आयतन उपस्थित होता है। दूसरी कंडीशन क्या निकल के आती है कि फॉर अ गैस मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहाँ पर वेपर नहीं है, वेपर डेंसिटी है, यानी कि किसी भी गैस के लिए जो उसका अणुभार होता है वो 2 गुणे वाष्प घनत्व के होता है। यानी कि अगर आपको वेपर डेंसिटी दी हो, वाष्प का घनत्व, गैस के वाष्प का घनत्व दिया हो अगर आपको, तो आप उसमें 2 से गुणा करके, 2 से मल्टीप्लाई करके उसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एवोगाड्रो नियम से हमारे सामने दो जो तथ्य हैं, दो निष्कर्ष, दो कंक्लूजन निकल करके आते हैं। नाउ द 5th लॉ इज आइडल गैस इक्वेशन लॉ। इसको आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। मैंने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि कोई भी चीज़ दुनिया में आइडल नहीं होती है, आदर्श नहीं होती है। ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, यानी कि ये सिर्फ एक परिकल्पना मात्र है कि गैस आदर्श हो सकती है, आइडल गैस हो सकती है, और थ्योरेटिकली ही हमको इसे पढ़ना है, यानी कि सैद्धांतिक रूप से ही हम सिर्फ इस बात को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली हम इसे प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली आइडल गैस इक्वेशन का यहाँ पर मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा कि अभी आपने गैस के कुछ नियम पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, और उसके बाद आपने एवोगाड्रो का नियम पढ़ा। तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी गैस इन लॉस को फॉलो करती है, जो आपने गैस के लॉस पढ़े हैं, जो गैस के नियम पढ़े हैं, अगर कोई भी गैस इन गैस के नियमों को मानती है, उसे पूरा करती है, तो ऐसी गैस को आइडल गैस यानी कि आदर्श गैस कहा जाता है। अब जब गैस आदर्श होगी और सारे लॉस को मान रही है, तो उस गैस की इक्वेशन यहाँ पर निकालना आपको बताया गया। देखिए कैसे, आइडल गैस इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग द अबव गैस लॉ। जितने भी अभी तक आपने लॉ पढ़े उन सबको एक साथ प्रतिपादित करके, एक साथ मिला करके जब उनका संयोग किया जाता है, तो उससे हमें जो नियम प्राप्त होता है, जो लॉ, जो इक्वेशन मिलती है, उसे आइडल गैस इक्वेशन कहा जाता है। तो हमने कौन कौन से लॉस पढ़े, तो सबसे पहले हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ, यानी कि बॉयल्स का नियम पढ़ा कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि गैस का जो आयतन है, कब, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते थे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर यानी स्थिर ताप पर जो आयतन होता है वो दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा बॉयल्स का नियम था। चार्ल्स के नियम ने क्या कहा कि प्रेशर को अगर आप कांस्टेंट रख दीजिए, दाब को अगर आप स्थिर कर दीजिए, तो गैस का आयतन होता है उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसके बाद हमने पढ़ा एवोगाड्रो लॉ में कि अगर आप यहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें एक साथ अगर कांस्टेंट कर रहे हैं, तो जो V होता है, जो गैस का आयतन होता है, वो मोलों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इन तीनों लॉस को जब हमने मिलाया तो हमें क्या मिला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T अपॉन P, क्योंकि आयतन जो है वो मोलों की संख्या और ताप यानी नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन तीनों नियमों को मिलाने पर जो हमें एक नया नियम मिला, वो क्या मिला कि किसी भी गैस का आयतन जो है उसकी मोल की संख्या गुणे ताप
बटे दाब के समानुपाती या समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n इंटू टी अपॉन पी के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्रेशर यहाँ पर इनटू में है, इसको यहाँ सॉरी डिवाइड में, इसको इधर यहाँ भेज दिया इनटू में, तो मिल गया क्या हमें, पी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी, यानी कि पी इंटू वी जो है वो समानुपाती है n इंटू टी के। P आपको पता होना चाहिए गैस का दाब है, V गैस का आयतन है, N गैस के मोलों की संख्या है और T जो है यहाँ पर गैस का ताप होगा। और जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यानी कि इस चिन्ह को जब हम हटाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लाना पड़ता है, कोई स्थिर मान यहाँ पर लाना पड़ता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है। तो अब हम यहाँ पर जो कांस्टेंट लाएंगे वो है R। हमने यहाँ पर कांस्टेंट लाए, ये हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है, यानी कि गैस स्थिरांक जो है ये कहलाता है। देखिए लिखा वेयर R इज गैस कांस्टेंट। तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, अगर PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N इंटू टी के, तो PV इक्वल टू हो जाएगा N इंटू R इंटू टी के, जहाँ पर R क्या है हमारा, R है हमारा गैस स्थिरांक यानी गैस का कांस्टेंट। तो ये हमारी जो इक्वेशन निकल के आई, इसे ही हम कहते हैं आइडल गैस इक्वेशन, यानी कि आदर्श गैस का समीकरण। प्राप्त कैसे होती है, तो जितने हमने अभी गैस के नियम पढ़े, जो गैस के लॉस पढ़े, जब उन गैस के नियमों को आपस में क्या कर दिया था, उनका संयोग कर दिया जाता है, उन्हें कंबाइंड कर दिया जाता है, तो जो हमें इक्वेशन मिलती है उसे ही हम आइडल गैस इक्वेशन कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ये माना कि केवल वही गैस आदर्श गैस हो सकती है, केवल वही गैस आइडल हो सकती है जो गैस के नियमों को क्या करे, फॉलो करे, गैस के लॉज को फॉलो करे। आज का एक्सप्लेनेशन यहीं तक रख रहे हैं, कल हम जो है इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप उसे पर्सनल नंबर पर अपना डाउट जो है वो भेज करके क्लियर कर सकते हैं। मैं अब जो ये नियम आपने पढ़े उनको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का सबसे पहला नियम आपने पढ़ा दाब व ताप का नियम। दाब व ताप के नियम में क्या कह रहा है कि अगर आप आयतन स्थिर कर दें, तो स्थिर आयतन पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी कि अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ेगा और ताप घटाने पर दाब कम होगा। कारण आपको बताया था कि जब आप ताप बढ़ाएंगे तो जो गैस होती है उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने पर जो गैस के कण हैं वो जिस बर्तन में रखे होंगे उस बर्तन की सतह से, उसके पृष्ठ से और तेज़ी से टकराएंगे जाकर और ज़्यादा दाब उत्पन्न करेंगे। वहीं पर अगर आप ताप कम कर देंगे तो जो गतिज ऊर्जा है उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो उस अवस्था में जो दाब है, जो गैस के कण जो दाब लगाएंगे कंटेनर यानी जिस बर्तन में रखा उसकी सतह पर, वो दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह क्या सकते हैं कि किसी स्थिर आयतन पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और रिलेशन क्या निकल के आएगा, P अपॉन T इज़ इक्वल टू स्थिरांक। P और T का जो रेशियो होता है वो स्थिरांक होता है। तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 अपॉन T3, इसी तरह से ये चलता जाएगा। ये नियम कहलाता है दाब एवं ताप का नियम। फिर हमने जो दूसरा नियम पढ़ा वो था एवोगाड्रो का नियम। इस नियम में क्या कहता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, ताप और दाब दोनों समान रख रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने जितने भी नियम पढ़े वो सब थे किसी एक गैस की बात होती थी, किसी एक गैस के बारे में। एवोगाड्रो का जो नियम होता है वो दो या दो से अधिक गैसों को लेकर होता है। क्या कहता है ये नियम, समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती है। इस बात पर आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर गैसें क्या हैं, अलग अलग। जैसा कि मैंने उदाहरण में आपको समझाया भी था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कि अगर आप इन दोनों गैसों का जो ताप है उसको समान कर दें, इन दोनों का दाब समान कर दें और इनका आयतन भी क्या लें, समान आयतन लें, तो उस अवस्था में इनके मोलों की संख्या या इनके अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान रहेगी। अर्थात स्थिर दाब व ताप पर जो आयतन है वो मोलों की संख्या के समानुपाती होगा। जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे मोलों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे आप आयतन कम करेंगे वैसे वैसे मोलों की संख्या कम होती जाएगी। तो इससे भी रिलेशन क्या निकल के आएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी V जो है वो N के समानुपाती है, या फिर V अपॉन N जो है वो क्या आ जाएगा, स्थिरांक आ जाएगा। वो भी कब, जब दाब एवं ताप क्या हो, स्थिर हो। और
ये एक गैस की बात है, मतलब एक आयतन की बात है। इसी तरह से जब आयतन आप बदलेंगे, अलग अलग आयतनों के लिए मान निकालेंगे, तो क्या संबंध निकल के आएगा, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2 इज इक्वल टू V3/N3 एंड सो ऑन। और अगर V1 और V2 बराबर हैं तो N1 और N2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एवोगाड्रो का नियम है, इससे हमें दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए। सबसे पहला निष्कर्ष ये था कि सामान्य ताप एवं दाब पर, एनटीपी इसे कहा जाता है, सामान्य ताप होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, कमरे का ताप कहा जाता है। और सामान्य दाब होता है आपका 1 एटीएम यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो कह रहे हैं सामान्य ताप एवं दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन हमेशा कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। आप कोई भी गैस ले लो, लेकिन अगर आपने सामान्य ताप व दाब लिया है तो उसके एक मोल का जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर ही होगा। दूसरी चीज़ कि किसी भी गैस का अणुभार जो होगा, सामान्य ताप एवं दाब पर जो गैस का अणुभार होगा वो 2 गुणे वाष्प घनत्व के बराबर होगा। यानी कि अगर आपको किसी गैस का वाष्प घनत्व ज्ञात है तो आप उसका अणुभार क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये था हमारा एवोगाड्रो का नियम। देन थर्ड जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या है कि ये जो है ये बताता है हमें कि जितनी भी गैसें हमारे आसपास, जितनी भी गैसें पाई जाती हैं, अगर वे गैसें सभी गैस के नियम जो आपने अभी तक पढ़े, जो गैस के लॉस पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम या ताप एवं दाब का नियम, तो अगर कोई भी गैस इन गैस के नियमों को क्या करती है, मानती है, इनको फॉलो करती है, तो ऐसी गैस को आदर्श गैस कहा जाता है। अब चूंकि ये गैस सभी नियमों को मान रही है तो इस गैस का जो समीकरण होगा, उस गैस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इन सभी नियमों का संयोग होगी। तो यहाँ पर इस गैस की इक्वेशन को यानी गैस के समीकरण को प्राप्त करने के लिए हमने जो अलग अलग नियम पढ़े थे उन सबको क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। देखिए कैसे, पहले हमने कहा बॉयल के नियम अनुसार जो आयतन है वो प्रेशर के यानी कि दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स के नियमानुसार जो आयतन होता है गैस का वो ताप के समानुपाती होता है। एवोगाड्रो के नियमानुसार जो गैस का आयतन होता है वो मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। इन तीनों लॉज को आप मिला देंगे तो क्या आएगा, जो आयतन है वो मोलों की संख्या गुणे ताप बटे दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू टी अपॉन पी। अब यहाँ पर P डिवाइड में इसको इधर लेगा तो ये हो गया PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू टी, यानी कि दाब गुणे आयतन समानुपाती है मोलों की संख्या गुणे ताप के। अब ये जो समानुपात का चिन्ह है इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, कोई स्थिरांक लाना पड़ता है, और वो स्थिरांक यहाँ पर क्या है, R। हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जब, तो ये हमें जो गैस की इक्वेशन मिलेगी, जो गैस का नियम मिलेगा वो मिलेगा PV बराबर nRT। यही इक्वेशन जो है ये कहलाती है गैस का नियम। अब R क्या होता है, कहाँ से आया, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज का एक्सप्लेनेशन जो है आपका यहीं तक है। अगर कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।